सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास में दो वंश पढ़ने जा रहे हैं। दिल्ली सल्तनत में हम लोग गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग सैयद वंश और लोदी वंश दोनों पढ़ लेंगे, क्योंकि ये दोनों बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ये छोटा टॉपिक है। सैयद वंश जो कि 1414 से 1451 तक है और इसमें 4 शासक के बारे में पढ़ना है: खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। खिज्र खां इस वंश का संस्थापक है और अलाउद्दीन आलम शाह इस वंश का अंतिम शासक है। इसके बाद लोदी वंश पढ़ेंगे जो कि 1451 से 1526 ईस्वी तक ये शासन करता है। इस वंश के संस्थापक है बहलोल लोदी। उसके बाद दूसरे शासक है सिकंदर लोदी और आखिरी शासक इब्राहिम लोदी। एक बात और याद रखिएगा, सैयद वंश जो है ये दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शिया वंश है, एकमात्र शिया वंश है। और लोदी वंश जो है वो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र अफगान वंश है, अफगान वंश है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग ये सैयद वंश और लोदी वंश को कंप्लीट करेंगे। और एक बात और, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरा वीडियो शेयर कीजिए। और अगर आप लोग जो भी मैं पढ़ाता हूँ इसका अगर आपको PDF चाहिए, ये मेरा नोट्स है जो मैंने आप लोग के लिए बनाया है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप प्ले स्टोर जाइए, प्ले स्टोर से स्टडी विथ कौशल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आपको एप्लीकेशन में पेड कोर्सेज में आपको मेरे द्वारा YouTube पर पढ़ाए गए सभी वीडियोस का PDF वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक शासन करता है। सल्तनत काल का एकमात्र शिया मुसलमान वंश है ये सैयद वंश। सैयद स्वयं को इस्लाम धर्म का संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के वंशज मानते थे। ये अपने आप को पैगंबर मोहम्मद के वंशज मानते थे। नुकीली और ऊंची टोपी पहनने के कारण इन्हें कुलह दारन भी कहते हैं। कुलह का मतलब ही होता है नुकीली और ऊंची टोपी। कोई भी राजा है उसके सर पे एक नुकीली टोपी रहती थी, याद रखिएगा। और इसी नुकीली और ऊंची टोपी पहनने के कारण इन्हें कुलह दारन भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, कुलह दारन किसे कहा जाता है? सैयद वंश के शासकों को कहा जाता है। सैयद वंश के बारे में जानकारी कहाँ मिलती है? तो याद रखिएगा, जानकारी के स्रोत हैं तारीख़ मुबारक शाही। तारीख़ मुबारक शाही किसको समर्पित है? मुबारक शाह को समर्पित है। इस वंश के एक शासक है मुबारक शाह, इनको समर्पित है। और इनकी पुस्तक तारीख़ मुबारक शाही लिखा कौन है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी। बिन और अहमद को काट दीजिए तो शॉर्टकट में लिखा जाता है याहिया सरहिंदी। याहिया सरहिंदी की पुस्तक तारीख़ मुबारक शाही में हम लोगों को सैयद वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और बात करें, इस वंश के जो प्रथम शासक हैं वो है खिज्र खां। 1414 से 1421 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। इसने सैयद वंश की स्थापना की। ठीक है, तुगलक वंश में याद रखिएगा, तुगलक काल में जब तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 से 1399। 1398 में तैमूर लंग भारत आया था और 1399 में भारत से वो वापस गया था। समरकंद जाता है, उस समरकंद उसकी राजधानी थी। ठीक है, तो खिज्र खां ने उसका साथ दिया था कि यह उसका सेनापति था। कौन? खिज्र खां उसका सेनापति था। समरकंद वापस जाने समय देखिए, तैमूर लंग मंगोल शासक था और ये इसकी राजधानी थी समरकंद। ये भारत आया था 1398 से 99 में, और जब जा रहा था वापस अपनी राजधानी समरकंद, तो समरकंद वापस जाते समय तैमूर लंग ने खुश होकर उसे खिज्र खां को काफ़ी संपत्ति दी और 3 क्षेत्र उसको सौंप दिया। कौन कौन? लाहौर, दिल्ली और दीपालपुर। लाहौर, दिल्ली और दीपालपुर, तथा दिल्ली का सुल्तान बनने में भी मदद की। दिल्ली का सुल्तान बनने में खिज्र खां को इसी तैमूर लंग ने मदद की थी। अब ये खिज्र खां इससे इतना खुश होता है तैमूर लंग से कि अपने आप को सुल्तान नहीं मानता है। ये मानता है कि मेरा सुल्तान तो तैमूर लंग है। ये खुद को सुल्तान कभी नहीं मानता है। तो ये मानता क्या है? ये रैयत आला की उपाधि इसको मिलती है। ये खुद को रैयत ए आला मानता है। ये कभी सुल्तान अपने आप को नहीं मानता है।
ठीक है। यह न तो अपने आप को सिक्का चलाया, न ही अपने आप का खुतबा पढ़वाया। शासक अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाते थे, लेकिन ये कभी भी अपने नाम का ना तो सिक्का चलाया, न ही खुतबा पढ़वाया। अब ये जब शासक बना तो तैमूर लंग की मृत्यु हो जाती है। तैमूर लंग की मृत्यु हो जाने के बाद ये उसके पुत्र शाहरुख, तैमूर लंग का पुत्र शाहरुख को भेंट दिया करता था। यह तैमूर के पुत्र शाहरुख को निरंतर भेंट और राजस्व भेजा करता था तथा कई वर्ष तक शाहरुख के नाम का खुतबा भी पढ़वाया। यह उसके बाद 20 मई 1421 को इस खिज़्र खां की मृत्यु हो जाती है। खिज़्र खां की मृत्यु होने के बाद इसका बेटा मुबारक शाह शासक बनता है। 1421 से 1434 ईस्वी तक ये शासन करता है। यह सैयद वंश का सबसे महान शासक। यह खिज़्र खां का पुत्र था। इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। ये बोला कि मैं नहीं मानता किसी शाहरुख वारुख किसी तैमूर लंग को, मेरा बाप मानता होगा, मैं नहीं मानता। तो ये बोला मेरा बाप उसको खुद को सुल्तान नहीं मानता था, लेकिन मैं मानूंगा। ये खुद को सुल्तान की उपाधि दिया। ठीक है। इसने अपने नाम के सिक्के भी चलाए और उसका नाम रखा नायाब ए अमीर उल मोमिनीन। नायाब ए अमीर उल मोमिनीन सिक्के पर लिखा हुआ था नायाब ए अमीर उल मोमिनीन, जो कि इसकी उपाधि थी। और बात करें, इसने अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया। इसने यमुना नदी के किनारे मुबारकबाद नामक नवीन नगर की स्थापना की। क्योंकि इसका मुबारक शाह नाम था तो मुबारकबाद एक शहर बनाया इसने। इसके दरबारी कवि थे मुबारक शाह के याहिया सरहिंदी, जिन्होंने तारीख़ मुबारक शाही लिखी। अभी बताया था यहाँ पे तारीख़ मुबारक शाही। इसी तारीख़ मुबारक शाही में हम लोग को सैयद वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और बात करें, यह एक स्वतंत्र शासक था। यह शाहरुख और उसके वंशज को कर देना बंद कर दिया। बोला हम नहीं मानते भाई, हम स्वतंत्र शासक, हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं हैं। काबुल के शेख अली का आक्रमण हुआ इसके समय में। काबुल के एक शेख अली का आक्रमण हुआ इसके शासनकाल में। इसका वजीर था सरवर उल मुल्क। कौन था? मुबारक शाह का वजीर था सरवर उल मुल्क। ये इसके नेतृत्व में हिंदू और मुस्लिम अमीरों ने एक संगठन बनाया, यानी कि सरवर उल मुल्क था नेता और हिंदू और मुस्लिम मिल के एक टीम बनाया। और टीम मिल के सरवर उल मुल्क और एक और व्यक्ति था सिंहपाल, ये दोनों मिल के 1934 ईस्वी में, 1934 कहाँ से आ गया भाई, 1434 बढ़ा जाएंगे यार, 1434, इसको सुधार लीजिए, 1434 ईस्वी में ये इसकी हत्या कर देता है, किसकी? मुबारक शाह की। और मुबारक शाह को हटा देता है। फिर बनता है शासक मोहम्मद शाह 1434 से 1445। मुबारक शाह की मृत्यु के उपरांत यह शासक बना। इसकी संपूर्ण शक्ति सरवल उल मुल्क के पास थी। ठीक है। यह एक अयोग्य शासक था, एक कठपुतली राजा था, क्योंकि जब सरवल उल मुल्क के इशारे पे चलेगा तो वो कठपुतली ही होगा। उसके बाद इसने सरवल उल मुल्क को खाने जहाँ की उपाधि दी। कौन? मोहम्मद शाह ने। फिर इसके शासनकाल में मालवा के शासक महमूद खिलजी ने आक्रमण किया। बहलोल लोदी इसकी रक्षा करता है। किसकी रक्षा? इस मुबारक शाह की। बदले में मोहम्मद शाह ने लाहौर की एकता दी। किसको? बहलोल लोदी को मोहम्मद शाह ने लाहौर की एकता दी और खाने जहाँ की उपाधि दी। यही गलती हो गया, बहलोल लोदी अब सत्ता में आने लगा। ये एक बार मालवा के शासक महमूद खिलजी जो है, ये खिलजी वंश मत समझिएगा इसको, महमूद खिलजी ने आक्रमण किया मोहम्मद शाह पर। लेकिन तभी बहलोल लोदी क्या बोलता है कि रुको, मैं आपकी मदद करूंगा। ये मदद करता है और इसको हरा देता है, महमूद खिलजी को हरा देता है। तब ये मोहम्मद शाह खुश होकर बहलोल लोदी को लाहौर की एकता दे देता है और खाने जहाँ की उपाधि भी देता है। तो ये दो लोग को खाने जहाँ की उपाधि दिया, एक तो सरवल उल मुल्क को खाने जहाँ की उपाधि दिया और एक बहलोल लोदी को। जो जो इसका रक्षा करेगा उसको ये खाने जहाँ की उपाधि देगा। अब उसके बाद अंतिम शासक इस वंश का है अलाउद्दीन आलम शाह। इस वंश का अंतिम शासक है। यह एक महाअयोग्य शासक था। आलम शाह डरकर बदायूं भाग जाता है। किसके डरकर? ये बहलोल लोदी से डरकर। बहलोल लोदी से डरकर ये बदायूं भाग जाता है। ये लड़ता भी नहीं, बोलता हमको राजा बनना भी नहीं है। बहलोल लोदी बोलता भाई आप राजा बनिए, ये बोलता नहीं हमको आराम से जीने दो, हमको शासक नहीं बनना। तो 1451 में बहलोल लोदी बोलता है ठीक है जाओ, तुमको हटा के हम ही लोदी वंश का स्थापना कर देते हैं। और यहीं पर लोदी वंश की स्थापना होती है। और लोदी वंश एक अफगान वंश है। क्या है? एक अफगान वंश है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं लोदी वंश के बारे में। देखिए सैयद वंश के बारे में इतना ही पढ़ना है, कोई ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़ना है। 1414 से 1451 में कितना साल है? कुछ नहीं, कोई बढ़िया काम नहीं किया उसने। स्थापना के दृष्टि से भी कुछ नहीं किया, कला साहित्य के क्षेत्र में भी उन लोग कुछ नहीं किया। एक बस यही पढ़ना है, तारीख़ मुबारक शाही याहिया सरहिंदी, बस यही पढ़ना है। अब हम लोग लोदी वंश के बारे में पढ़ते हैं। लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन करता है
और ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफगान वंश था, एकमात्र अफगान वंश था। 5 तो वंश ही हुए। अब देखिए, अफगानिस्तान के गिलजाई एक जगह है, वहाँ पर सल्तनत में सैनिक में भर्ती होता है। दिल्ली सल्तनत में ये जो लोदी वंश के जो व्यक्ति हैं, जो इंसान हैं, जो शासक हैं, वो सबसे पहले सैनिक के रूप में भर्ती होते हैं और इनको उस समय पठान की उपाधि मिलती थी। पठान की उपाधि, क्योंकि अच्छा काम करते थे सैनिक में, इन्हें पठान की उपाधि मिलती थी। ठीक है। गुलाम वंश के नसीरुद्दीन महमूद जो हैं, गुलाम वंश के शासक, उनके समय में बहुत ही बड़ी संख्या में अफगानों को सेना में भर्ती किया गया था। यहीं से एंट्री होती है लोदी वंश की। सोचिए, इतने साल तक सैनिक के रूप में कार्य किए। उसके बाद धीरे धीरे अफगानों की संख्या भारत में बढ़ने लगी, तब जाके बहलोल लोदी शासक बनता है और बहलोल लोदी 1451 से 1489 ईस्वी तक शासन करता है। यह लोदी वंश की साहूखेल शाखा से संबंधित है। इसने गाजी की उपाधि ली थी। इसका पूरा नाम था बहलोल शाह गाजी। बहलोल शाह गाजी इसका पूरा नाम था, यानी कि इसने गाजी की उपाधि ली थी। दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला यही शासक है, 39 वर्ष तक। मैंने बताया था 39, 38, 37। आप लोग कमेंट करके बताइएगा 39, 38, 37 कौन कौन है। 39 साल हो गया बहलोल लोदी, 38 साल हो गया फिरोज शाह तुगलक, और 37 साल कौन हो गया बताइए, कमेंट करके बताइए आप लोग। 37 साल कौन हो गया, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। फिर उसके बाद हम लोग 28, 27, 26 ये भी बताइएगा आप लोग, कौन कौन शासक 28 साल, 27 साल और 26 साल शासन करता है। मैंने बताया था, ईयर पूछता है, इसलिए मैंने आपको याद करवाया था। अब देखिए, अलाउद्दीन आलम शाह, जो कि उस वंश का सैयद वंश का अंतिम शासक रहता था, सुल्तान बनने से इनकार कर देता है। तब यह लोदी वंश की स्थापना करता है। यानी कि ये आलम शाह के पिता जो थे मोहम्मद शाह, उसकी मदद करता है बहलोल लोदी। मैंने बताया था, तभी इसको खाने जहाँ की उपाधि देते हैं मोहम्मद शाह। लेकिन उसका जो बेटा आलम शाह रहता है, वो सुल्तान बनने से मना कर देता है, हमको नहीं बनना है सुल्तान। तब ये लोदी वंश की स्थापना करता है। यानी कि बिना किसी का खून बहाए, बिना किसी को मारे, बिना किसी से लड़ाई किए इसको राजगद्दी मिल जाती है। इसीलिए इसको रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। 1451 में रक्तहीन क्रांति होती है। तो प्रश्न पूछा गया है, रक्तहीन क्रांति किसे कहा गया है? तो बहलोल लोदी ने बिना किसी को मारे अलाउद्दीन आलम शाह को अपदस्थ करके दिल्ली सल्तनत में अंतिम वंश लोदी वंश की स्थापना की। इसमें किसी का खून नहीं बहा, इसलिए इसे रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। अफगानी राजत्व के सुल्तान की नीति को अपनाया इसने। जैसे सबने अलग अलग नीतियों को अपनाया, इसने अफगानी राजत्व के सुल्तान की नीति अपनाई। अफगानी राजत्व की नीति, ठीक है। अब जैसे सरदारों के साथ समानता का आचरण, सरदारों के साथ, सरदार मतलब जो अमीर होते थे, जो जिनको इक्ता दी जाती थी, इक्तेदार होते थे, उसी तरह सरदार होते थे। तो अपने सरदारों को यह मकसद ए अली बोलता था। यह अपने सरदार से मिलने जाता था। देखिए, बहलोल लोदी करता क्या था, अलग अलग सरदार होते थे। सरदार यानी जैसे हम लोग अमीर बोलते थे ना उस समय, इल्तुतमिश के समय में, यहाँ पे सरदार थे। सरदारों को अलग अलग पोस्ट दिया गया था। ये सरदार से मिलने जाते थे, सरदार के घर खाना खाते थे, उनके घर में न्योता में जाते थे, उनसे मिलकर बात करते थे, ताकि सरदार से इनके रिलेशन जो है, इनका जो आचरण है वो अच्छा रहे। तो सभी सरदार के साथ ये अच्छे से रहते थे। उनको ये मकसद ए अली बुलाते थे। प्रशासन में इसने हिंदुओं को भी शामिल किया, ठीक है। इसने बहलोली सिक्के चलाए। बहलोली सिक्के चांदी के सिक्के होते थे। इसने एक चांदी का सिक्का चलाया जिसे बहलोली सिक्का बोलते थे, और यह सिक्का बहुत दूर दिन तक चला। यह सिक्का अकबर के पहले तक चला उत्तर भारत में। अकबर के पहले तक ये सिक्का चलता था, इतना दिन तक ये सिक्का चला। तो इस सिक्के का नाम जरूर आप लोग याद रखिएगा। बचपन में इसके पिता मलिक काला की मृत्यु हो जाती है, तो इसके चाचा इलम खां, जिसको मलिक सुल्तान शाह भी बोलते हैं, वो उसने इसको पाला था। इसके चाचा ने इसको पाला था। देखिए, हम लोग पहले ये भी पढ़े थे कि जो फिरोज शाह तुगलक है, उनके पिता, उनकी भी मृत्यु हो जाती है, उसके चाचा पालते हैं। और उसके चाचा कौन रहते हैं? गयासुद्दीन तुगलक, है ना। उसी तरह यहाँ पर भी बहलोल लोदी के पिता की मृत्यु हो जाती है, मलिक काला। इसके चाचा मलिक सुल्तान शाह इसको पालते हैं, इसको इलम खां भी बोलते हैं। अब्दुल्ला की एक पुस्तक है
तारीख दाऊदी पूछा जाता क्वेश्चन, ठीक है। ये बोलता है कि जब बहलोल लोदी अपने सिंहासन पर नहीं बैठता था उस समय ये कैसे मतलब क्या काम करता था, उस समय इसका काम क्या था, उस समय का ये पुस्तक है। बहलोल लोदी के शासन पर बैठने से पहले की पुस्तक तारीख दाऊदी है, जिसे अब्दुल्ला ने लिखा है। इसने जौनपुर राज्य को दिल्ली में मिलाया। हम बताए थे बहुत अलग अलग छोटे छोटे राज्य, सरकी वंश था जौनपुर में, वो लोग अपनी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दिए थे मोहम्मद बिन तुगलक के मतलब मरने के आसपास, मतलब उनके आखिरी समय में वो स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे थे। उसी समय जौनपुर को दिल्ली में इसने मिलाया, यानी कि मोहम्मद शाह सरकी जो इस वंश के अंतिम शासक थे उसको पराजित करके। 1489 ईस्वी में ग्वालियर से आते समय जलाली के निकट इसकी मृत्यु हो जाती है। ग्वालियर से ये लौट रहा था किसी अभियान से, तो जलाली एक जगह है, वहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो फरिश्ता नाम का एक व्यक्ति है, इतिहासकार है, वो कहता है सुल्तान हर दिन अपना भोजन और घुड़सवारी किसी न किसी अमीर के घर करता था। यहाँ अमीर के जगह सरदार होना चाहिए, क्योंकि उस समय अमीर को सरदार बोलता था। ये हिंदुओं के प्रति कट्टर नहीं था। इसका प्रूफ क्या है, इसके जो सरदार थे वो हिंदू भी थे। जैसे कुछ का नाम याद रख लीजिए, राय करण सिंह, राय प्रताप सिंह, राय नरसिंह, ये इसके हिंदू सरदार थे। और फवायद उल फवाद एक पुस्तक है जिसमें शेख निजामुद्दीन औलिया के उपदेशों का संकलन किया गया है। शेख निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे, उन्होंने जो उपदेश दिया, उनकी जो वार्ता थी, उनका संकलन फवायद उल फवाद में किया गया है। इसे लिखा कौन है? शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर हसन सिजी ने लिखा है, और ये पुस्तक बहलोल लोदी के समय का है। अब आते हैं दूसरे शासक सिकंदर लोदी, 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक। ये बहलोल लोदी का पुत्र था और ये इस वंश का सबसे महान शासक भी था। यहाँ से बहुत प्रश्न डायरेक्टली पूछा जाता है सिकंदर लोदी से ही जनरली प्रश्न पूछा जाता है। इसका मूल नाम था निजाम खान। इसकी माता जो थी वो सुनार की बेटी थी, जो कि हिंदू थी, जिसका नाम जयबंद था। और याद रखिएगा, यानी कि सिकंदर लोदी की माता यानी कि बहलोल लोदी की एक पत्नी हिंदू थी जिसका नाम जयबंद था, उसी का पुत्र था ये सिकंदर लोदी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम महत्वपूर्ण शासक, क्योंकि इसके बाद जो इब्राहिम लोदी आता है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। इसने आगरा शहर की स्थापना की। तो आपसे पूछता है आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की और 2 वर्ष के बाद 1506 में इसने आगरा को अपनी राजधानी भी बना ली। यानी कि 1504 में ये आगरा की स्थापना करता है और 1506 में आगरा को राजधानी बनाता है। अब यहाँ पर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि किसने किसने कौन कौन सी चीज़ को राजधानी बनाई थी। जैसे लाहौर को राजधानी बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्यों बनाई थी? क्योंकि ये इल्दौज और कुबाचा से डरता था, कभी दिल्ली नहीं गया, इसलिए इसने लाहौर को राजधानी बनाई। फिर इल्तुतमिश आता है तो उसने कुबाचा और इसको इल्दौज को मार दिया, तो ये दिल्ली को राजधानी बनाता है। उसके बाद दौलताबाद राजधानी बनाता है मोहम्मद बिन तुगलक, और यहाँ पर हम लोग पढ़े आगरा को राजधानी बनाता है सिकंदर लोदी। ठीक है, ये बार बार पूछा है मेरा प्रश्न है कि किसने किसको राजधानी बनाई। ठीक है, आगे इसने 1506 ईस्वी में बादलगढ़ के किले का निर्माण कराया। तब से पूछता है बादलगढ़ के किले का निर्माण किसने कराया? सिकंदर लोदी ने कराया। और ये इसको कविताएं लिखने का बहुत शौक था, और ये अपना कविता जो है, अपना पोएट नेम, हर कोई अपना पोएट नेम कुछ और चाहता है, मतलब उसका वास्तविक नाम और पोएट नेम कुछ और होता है। तो ये अपना पोएट नेम गुलरुखी लिखता था, गुलरुखी के नाम से ये कविताएं लिखता था। वो कविता फारसी भाषा में होती थी। और गायन विद्या के क्षेत्र में इसने लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना की। ये गाने की भी रुचि रखता था, गाने में भी इसको काफ़ी रुचि थी, कविताएं लिखने में रुचि थी, और ये जो गाता था उसका संकलन किया इसने लज्जत ए सिकंदर शाही में। संगीत के संस्कृत ग्रंथों का इसने फारसी में अनुवाद किया था। संस्कृत में कुछ ग्रंथ थे संगीत के, उसको इसने फारसी में अनुवाद किया। इसका नाम रखा लज्जत ए सिकंदर शाही। यानी कि देखिए, सिकंदर शाही से ही समझ में आएगा कि ये सिकंदर लोदी था। आगे बात करते हैं। इसने अनाज पर ज़कात लेना बंद कर दिया। बोला अनाज पर ज़कात नहीं लेंगे, अनाज सबको मिलना चाहिए। हिंदू ब्राह्मणों पर जजिया लेना पुनः शुरू कर दिया। यानी कि हिंदू ब्राह्मणों पर जो जजिया स्टार्ट करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, इसे फिर से इसने स्टार्ट कर दिया। इसने एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया जिसका नाम था फरहंगे सिकंदरी। तो ये फरहंगे सिकंदरी एक आयुर्वेदिक ग्रंथ था जिसका इसने फारसी में अनुवाद किया। तो आपसे पूछेगा लज्जत ए सिकंदर शाही क्या है?
तो ये संगीत का ग्रंथ है, संगीत का संस्कृत में ग्रंथ है, इसका फारसी में अनुवाद किया। और अगर बात करें आयुर्वेदिक ग्रंथ तो वो था फरहंग सिकंदरी। इसने नापने के लिए एक पैमाना बनाया, गज ए सिकंदरी। किसी भी चीज़ को नापने के लिए एक पैमाना बनाया, गज ए सिकंदरी। याद रखिएगा ये 30 इंच का पैमाना होता था, ठीक है, 30 इंच का। तो ऐसा ही एक पैमाना अलाउद्दीन खिलजी के समय में बना था, याद रखिएगा, ज़मीन मापने के लिए, भूमि मापने का पैमाना, जिसका इकाई था बिस्वा। हम लोग आपको जो भी पहले पढ़े हैं उसका रिवीजन करवा देते हैं, इसलिए अब यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी बिस्वा इकाई भूमि नापने के लिए वो बनाया था, तो इसीलिए यहाँ पे कंपेयर कर दिए। इसका वजीर था मियाँ भोइया। ये प्रश्न पूछा गया, याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रश्न है। सिकंदर लोदी का प्रश्न बहुत जरूरी हो जाता है। दिल्ली में इसने मोठ मस्जिद का निर्माण कराया और दोहरे गुंबद वाली मस्जिद की शुरुआत हुई यहीं से। मोठ मस्जिद जो था दोहरे गुंबद था, एक गुंबद उसके ऊपर दूसरा गुंबद, तो दोहरे गुंबद वाली मस्जिद की शुरुआत यहीं से होती है। और किसने करवाया था? सिकंदर लोदी के समय में हुआ था। इसने अफगानी राजत्व के स्थान पर तुर्की राजत्व को शुरू किया। देखिए, अफगानी राजत्व को कौन स्टार्ट किया था? तो अफगानी राजत्व को स्टार्ट किया था बहलोल लोदी। देखिए, अफगानी राजत्व के सुल्तान की नीति को अपनाया था बहलोल लोदी। लेकिन चूंकि ये कहीं ना कहीं अपने पिता की बात को थोड़ा सा मतलब पिता द्वारा स्टार्ट किया चीज़ को ये ख़त्म कर रहा था, इसने अफगानी राजत्व के सिद्धांत के स्थान पर तुर्की राजत्व को अपनाया। और अफगानी राजत्व क्या बोलता था कि ये सरदार को बहुत ही वैल्यू देता था। सरदार के घर जा जाके ये खाना खाता था, अक्सर ये जाता था। अब ये चूंकि ये अफगानी राजत्व को ख़त्म करके तुर्की राजत्व स्टार्ट किया, इसीलिए सरदार इसके विरुद्ध हो गए। यही लोदी वंश के पतन का कारण बना। एक चीज़ इसको ये नहीं लागू करना चाहिए था, मुझे लगता है, लेकिन चूंकि ये सिकंदर लोदी बहुत मजबूत था, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था, और इसके विरुद्ध जो ये सरदार थे वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि सरदार जो है वो बहुत बड़े शासक के विरुद्ध क्या कर पाते? राजा था वो, सुल्तान क्या बोलते हैं, सिकंदर लोदी, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाए। लेकिन इसके बाद जो शासक आते हैं इब्राहिम लोदी, उसको सरदार जो है वो इसका पतन करने के लिए वो वही काम करते हैं। जैसे कि सरदार थे दौलत खां, उसने ही बुलाया था बाबर को, तो वो सरदार उसके अगेंस्ट हो गया था। क्यों? क्योंकि इसने यही जो नीति अपनाई थी, अफगानी राजत्व के स्थान पर तुर्की राजत्व को जो स्टार्ट किया था, वहीं पर लोग विरोध हो गए थे। नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्तियां तोड़कर उसके टुकड़े मांस तोलने वाले कसाईयों को दे दिया। देखिए, सरदार का इसके विरुद्ध होना सिर्फ वही रीज़न नहीं था कि इसने तुर्की राजत्व की नीति को अपनाया था, एक और रीज़न था। सरदार कभी नहीं चाहते थे कि एक हिंदू माँ की संतान जो है वो राजा बने। ये भी एक रीज़न था, एक रीज़न ये भी था। और बात करें यहाँ पर देखिएगा, लेकिन सिकंदर लोदी क्या चाहता था? वो चाहता था कि मैं ये प्रूफ करूं कि मैं हिंदू के सपोर्ट पे नहीं हूँ। हाँ, मैं हिंदू माँ का बेटा हूँ, लेकिन मैं हिंदू के सपोर्ट पे नहीं हूँ। इसको प्रूफ करने के लिए इसने नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्तियाँ तोड़ी और उसके टुकड़े मांस तोलने वाले कसाईयों को दे दिया, ठीक है। और 21 नवंबर 1517 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु होने के बाद इस वंश के आखिरी शासक इब्राहिम लोदी सत्ता में आते हैं। 1517 से 1526 ईस्वी में ये शासन करते हैं। ये सिकंदर लोदी का बड़ा पुत्र था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश का ये अंतिम शासक था। चाहे आपसे पूछे दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक तो यही होगा और लोदी वंश का अंतिम शासक तो यही होगा। इसके समय में 2 युद्ध होता है, खतौली का युद्ध 1517 में और बारी का युद्ध 1518 में। इस दोनों युद्ध में इब्राहिम लोदी को राणा सांगा हरा देता है। राणा सांगा, तो याद रखिए, इब्राहिम लोदी ने 3 युद्ध लड़ा और तीनों युद्ध हारा। एक तो हो गया खतौली का युद्ध, जो कि 1517 में हार गया। बारी का युद्ध भी हार गया। इसके समय में सरदार या अमीरों का षड्यंत्र होता है। सरदार का षड्यंत्र तो उस समय भी होता, सिकंदर लोदी के समय, क्योंकि उसने तुर्की राजत्व की नीति को अपनाया था, लेकिन उस समय हो नहीं पाया क्योंकि सिकंदर लोदी बहुत महान शासक था, उसके विरुद्ध सरदार नहीं कर पाए। लेकिन ये इब्राहिम लोदी चूँकि हार रहा था बार बार, तो सरदार सोचा यही मौका इसको हटाने का। इब्राहिम लोदी जो है, इसके चाचा आलम खान लोदी, ये सुल्तान बनना चाहते थे। ये चाहते थे कि मैं सुल्तान बनूं। और उस समय पंजाब का इख्तियार था, जिसमें इब्राहिम लोदी, पंजाब का इख्तियार दौलत खां था, दौलत खां लोदी। और दौलत खां लोदी का पुत्र था दिलावर खां लोदी। यही दिलावर खां लोदी जाता है और काबुल जाके बाबर को इनवाइट करता है। याद रखिएगा, ये राणा सांगा भी बाबर को इनवाइट किया था। बाबर को इनवाइट करने वाला 3 व्यक्ति हो गया, दौलत खां लोदी, दिलावर खां लोदी और राणा सांगा। 3 लोग बाबर को इनवाइट करते हैं और उसके बाद बाबर आता है। लेकिन याद रखिएगा, ये जो दिलावर खां लोदी था या दौलत खां लोदी था,
या आलम खां लोधी, ये लोग सोचा था कि बाबर को बुलाएंगे तो बाबर आएगा, इन लोग को हरा के फिर लूट के वापस चला जाएगा, लेकिन नहीं, बाबर आता है, वो वापस नहीं जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 में, जिसमें इब्राहिम लोदी और बाबर के विरुद्ध युद्ध होता है। इब्राहिम लोदी लड़ता है, वो बेचारा लड़ता है, वो लड़ते लड़ते वो मर जाता है, और दिल्ली सल्तनत का पहला व्यक्ति है जो लड़ के भागता नहीं है, वो लड़ाई में शहीद हो जाता है। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जो युद्ध भूमि में लड़ते हुए मारा गया, और कोई नहीं मरता है। ये बोलता है मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा भाई। ये अफगान की खासियत थी, और यही अफगान बाद में शेरशाह सूरी भी होंगे। अफगान लड़ाई करते हुए मर जाएंगे लेकिन वो कभी हार नहीं मानेंगे। अब यहीं पर याद रखिएगा, इब्राहिम लोदी मरता है तो इसका मकबरा पानीपत में ही बनाया जाता है। इसे मारकर बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली। ये दौलत खां लोदी सोचता है कि बाबर आएगा, लड़ेगा, चला जाएगा, लेकिन बाबर यहाँ से जाता नहीं है। बाद में बाबर जो है इसको भी हराता है, दौलत खां लोदी को भी हराता है, ठीक है। फिर बाद में राणा सांगा को भी हराएगा, देखिएगा ना, राणा सांगा को भी हराएगा, वो भी मुगल जो आएगा वो राणा सांगा को भी हराएगा, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, मुगल में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा लोदी वंश के बारे में। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो पूछा गया। जैसे देखिए, इक्ता, शिक, परगना, गांव। सबसे छोटा होता है गांव। गांव में 3 लोग होते हैं, खुद, मुकद्दम और चौधरी। खुद जो होते हैं वो भूस्वामी होते हैं, मुकद्दम मुखिया होते हैं, और चौधरी भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी। गांव में जितना भी लेवल है उसमें सबसे ऊपर होता है चौधरी, ठीक है। तो गांव में 3 लोग हो गए, खुद, मुकद्दम और चौधरी। बहुत सारे गांवों को मिलाकर बनता है परगना। परगना का जो हेड होता है उसको बोलते हैं आमिल। राजस्व वसूली का प्रभारी यही आमिल होता है, ठीक है। बहुत सारा परगना मिलकर बनाता है सिख, और सिख के हेड को बोलते हैं सिकदार। बहुत सारा सिख मिलकर बनाता है इक्ता, और इक्ता के हेड को बोलते हैं इक्तेदार। अब समझ में आ गया इक्तेदार क्या होता है। रातीबी और गैर रातीबी, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, कार्य करने वालों को एक निश्चित वेतन अगर आप दीजिएगा तो उसको बोलेंगे रातीबी। जैसे मान लीजिए किसी का मंथली आप वेतन फिक्स कर दिए 30,000, तो वो हो गया रातीबी। लेकिन अगर मान लीजिए कोई दिन में किसी को आप घर में बुलाइएगा और कुछ ही काम करवाइएगा, एगो बोर्ड अपना ठीक, बिजली का बोर्ड ठीक करवा लिए, तो बिजली का बोर्ड ठीक करवा लिए तो आप बस उतना ही का पैसा दीजिएगा, पूरा मंथली वेतन तो नहीं दीजिएगा। तो वो हो गया फिक्स्ड वेतन नहीं है, वो काम के अनुसार आप उसको वेतन दे रहे हैं, तो वो गैर रातीबी हो गया, काम के अनुसार वेतन। ये प्रश्न पूछा गया था। बगदाद का अंतिम खलीफा कौन था? अल मुस्तसिम। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 में जो ये आता है, इसके सिक्के पर सर्वप्रथम इसका नाम था, किसका? अल मुस्तसिम का नाम था, बगदाद के अंतिम खलीफा। और याद रखिएगा, हदीस क्या होता है? इस्लामी कानून को हदीस कहा जाता है। एक शरीयत कानून भी होता है, शरीयत कानून। आप लोग कमेंट करके बताइएगा शरीयत और हदीस में क्या अंतर है, क्या समानता है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के एक राजा है राणा कुंभा, इसने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था, लेकिन किया कौन था? निर्माणकार था जैता। जैता ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया था, करवाया था राणा कुंभा ने। और राणा कुंभा ने एक संगीत ग्रंथ भी लिखा था, इसका नाम था संगीत राज। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया प्रश्न है। संगीत राज नामक पुस्तक की स्थापना किसने की थी? राणा कुंभा ने की थी। आगे बात करते हैं। मोठ मस्जिद का निर्माण बताया था सिकंदर लोदी ने कराया था। सिकंदर लोदी के समकालीन है, कौन करवाया था आप लोग को कमेंट करके बताना है। और मोठ मस्जिद के बनने से ही दोहरे गुंबद की शुरुआत हुई। दोहरे गुंबद का स्ट्रक्चर भारत में स्टार्ट हुआ। भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित पहला मकबरा बलबन का मकबरा था। बलबन द्वारा स्वयं दिल्ली में किला राय पिथौरा के समीप यह मकबरा बनाया गया था। इस मकबरे में सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई देता है। तो पूछेगा कि मेहराब सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है, तो बलबन का मकबरा में। और ये बलबन का मकबरा विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित किया गया पहला मकबरा था। और बात करें, तबला और सितार को किसने प्रचलित किया? अमीर खुसरो ने किया। और याद रखिएगा, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के समय में आया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया था। और अमीर खुसरो को तूती ए हिंद या तूता ए हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का काल देखा था। इसके समय में एक रचना की गई थी तारीख़ दिल्ली, और इसने सबक ए हिंदी नामक पुस्तक की रचना की थी। यानी कि हिंदी खड़ी बोली का जनक भी इसे कहा जाता है। हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। आगे आते हैं, कुछ पुस्तक हैं जिनके लेखक हम लोग को देखना है। रागमाला की रचना करते हैं पुंडरीक विट्ठल। राग चंद्रिका की रचना करते हैं द्वारका नाथ भट्ट। राग कल्पतरुम की रचना करते हैं कृष्णानंद व्यास। ये 3 राग हैं, तीनों राग को आपको याद रखना है। अब देखिए, अलबरूनी ख्वारिज्म देश से आया था महमूद गजनवी के समय में।
कुछ कौन लोग कहाँ से आया था वो लोग देख लेते हैं। इब्न बतूता मोरक्को से आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, और इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था 7 वर्षों के लिए, 7 या 8 वर्ष के लिए, देख लीजिएगा। ट्रेवर्नियर फ्रांस का था और ये शाहजहां और औरंगजेब के समय में आया था। औरंगजेब के समय में 2 लोग और आए थे, बर्नियर और मनुची। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा बर्नियर और मनुची कहाँ के थे। मार्को पोलो इटली का था और ये पांड्य शासक कुलशेखर के समय में भारत आता है। अब्दुल रज्जाक जो कि ईरानी था, ये देवराय के 2 के समय में भारत आता है और देवराय 2 विजयनगर साम्राज्य का शासक था। तो इसीलिए हम लोग को विजयनगर साम्राज्य पढ़ना जरूरी है। विजयनगर और बहमनी जरूरी है क्योंकि यहाँ पर बहुत प्रश्न बनता है। देखिए देवराय 2, देवराय 1, अच्युत देवराय। अब देखिए नुनिज एक पुर्तगाली है जो अच्युत देवराय के समय में आता है और ये विजयनगर साम्राज्य का शासक था। विजयनगर जो है ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग यही पढ़ेंगे, पहले सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, उसके बाद विजयनगर, बहमनी, तब मुगल पढ़ेंगे लास्ट में। ठीक है, देखिए हम लोग का सीक्वेंस क्या होगा। दिल्ली सल्तनत तो खत्म हो जाएगा आज, एक वीडियो आएगा दिल्ली सल्तनत का साहित्य पर, कला पर और प्रशासन पर। ये 3 टॉपिक पे दिल्ली एक ही वीडियो में हो जाएगा ये तीनों, और एक वीडियो आएगा दिल्ली सल्तनत, हमारा फिनिश हो जाएगा, सारा रिवीजन हो जाएगा उसमें, सब चीज़ एक जगह कर देंगे। इसका निर्माण किसने किया, इसका निर्माण किसने किया, ये पुस्तक किसने बनाया, तो वो सब चीज़ इस वीडियो में हम लोग ले आएंगे, एक ही जगह कर देंगे वो। उसके बाद हम लोग सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, सूफी भक्ति के बाद विजयनगर साम्राज्य, फिर बहमनी साम्राज्य। विजयनगर बहमनी के बाद हम लोग मुगल काल पढ़ेंगे, मुगल काल। अब मुगल काल थोड़ा लंबा चलेगा, हो सकता है 3 वीडियो या 4 वीडियो आए, थोड़ा सा लंबा चलेगा। इसको पूरे डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग, ऐसा पढ़ेंगे कि आपको लगे कि कुछ भी नहीं छूटा। याद रखिएगा, मैं पढ़ाऊंगा तो कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद देखिए, अब देखिए निकोलो कोंटी देवराय 1 के समय में आते हैं और ये विजयनगर साम्राज्य में से संबंधित है। निकितिन बहमनी साम्राज्य के शासक मोहम्मद शाह 3 के समय में आते हैं। ये आप लोग यहाँ कमेंट कर लीजिएगा कि निकोलो कोंटी किस देश के थे, निकितिन किस देश के थे, डोमिंगो पायस किस देश के थे, कमेंट कीजिएगा। ये विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेवराय के शासनकाल में थे। विजयनगर साम्राज्य को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। ठीक है, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अरविडू वंश। ठीक है, ये तुलु वंश से थे कृष्णदेवराय। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। तो यहीं पे प्रश्न पूछता है कौन किस वंश से संबंधित है, भाई याद रखना पड़ेगा, विजयनगर इसलिए जरूरी हो जाता है। विलियम हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में आए थे जो कि मुगल, इसीलिए मुगल पढ़ना जरूरी है। और जहांगीर के समय में सर थॉमस रो और फ्रांसिस्को पेलसाट भी भारत आते हैं। पीटर मुंडी शाहजहां के समय में भारत आते हैं, शाहजहां मुगल शासक थे, इसीलिए मुगल पढ़ना जरूरी है। फादर एंथनी मोन्सेरेट सम्राट अकबर के समय में आते हैं। उसके बाद अब ये क्वेश्चन पूछता है आईने दहसाला क्या है। अब देखिए मुगल आप लोग पढ़िएगा तो ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, वहाँ मैं पूरे डिटेल से बताऊंगा। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था को आईने दहसाला बोलते हैं और अकबर का जो वित्त मंत्री था वो था टोडरमल। अब बात करते हैं चांद बीवी कौन थी। यह अहमदनगर के 3rd शासक निजाम शाह की पुत्री थी और अहमदनगर जब हम लोग पढ़ेंगे ये बहमनी साम्राज्य में पढ़ेंगे, तो इसीलिए बहमनी साम्राज्य पढ़ना भी जरूरी हो जाता है। चुंबकीय दिक्सूचकों का भारतीय महासागरों का प्रयोग करने की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई थी? सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया प्रश्न था। देखिए ये सब प्रश्न कहीं से भी उठा के पूछ देता है। अब चूंकि ये किसी साम्राज्य से संबंधित नहीं है लेकिन ये पूछा गया प्रश्न था तो मैं डाल दिया। बिहार का जो एग्ज़ाम है वो बीपीएससी के प्रश्न को, एमपी पीसीएस, यूपी पीसीएस, इन सब जगह के प्रश्नों को उठाकर भी पूछता है, तो क्यों ना हम लोग उस प्रश्न को संकलित कर ले जो लगता है कि कहीं पूछ दे। तो चुंबकीय दिक्सूचकों का भारतीय महासागरों में प्रयोग करने की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई थी? सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा दी गई थी। यही कहा था कि भारत में जो महासागर है वहाँ पर चुंबकीय दिक्सूचक जो वो नेविगेशन के लिए जो यूज होता है, मैग्नेटिक इंडिकेटर, वो मैग्नेट के द्वारा वो लोग दिशा का पता करते हैं, तो उसका सूचना यही दिया था, सदरुद्दीन मोहम्मद औफी ने दिया था। तो ये था मेरा वीडियो। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरा वीडियो फैलाइएगा। धन्यवाद।